पढ़ोगे तो वहां पे प्रॉपर नेहरू को कैसे कि उनका रोल कैसा था, पूरा हीरोइक रोल था उनका, ठीक है। अब जब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था तो अगर वहां पे लोग अपना जो इंपॉर्टेंट लोग थे, जो काबिल लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, अगर वो अपना रोल ही प्ले नहीं करते तो हमारा नेशन बनता ही नहीं, ठीक है। अब इनका क्या रोल रहा, नेहरू का क्या रोल रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहा? देखो ये सच्ची में थे ना, ये एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, हमारा देश बना, तो हमें ऐसे भी पता होना चाहिए। और यही 2 टॉपिक्स हैं, यही आपको 6-6 मार्क्स के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरह मत पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन की तरह नहीं पढ़ना है। टॉपिक है नेहरूज अप्रोच, कि नेहरू की क्या अप्रोच रही टू नेशन बिल्डिंग। याद रखना, नेहरू जो थे वो एक, हाँ नेहरू मेरी सिस्टर है, याद आ रही है मुझे उसकी, हाँ ठीक है। तो नेहरू जो थे वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर थे। जब आप आर्टिकल 370 भी आपका इस सिलेबस पे है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपने इसमें स्टडी करना है, तो जब आप शेख अब्दुल्ला के बारे में स्टडी करोगे तो नेहरू के साथ बड़ी सांठगांठ थी उनकी, बड़े अच्छे वो फ्रेंड्स थे। तो शेख अब्दुल्ला भी क्या थे, सोशलिस्ट थे, और नेहरू भी सोशलिस्ट थे। सो दैट्स वाई उन दोनों का सिस्टम जो था वो अच्छे से चला, ठीक है। तो वैसे ही हमेशा याद रखो नेहरू कैसे लीडर थे, कैसी सोच थी उनकी, वो सोशलिस्ट थे। अब सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट वो इंसान होता है जो सोसाइटी के साथ जुड़ा होता है, जो सोशल वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक्स नहीं है, ये दोनों आपस में इश्यूज वाले टॉपिक नहीं है, आपस में लड़ने वाले टॉपिक नहीं है। देखो डेमोक्रेसी है तो लोगों के हित के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जब आप हित के बारे में सोच रहे हो, वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, दैट इज सोशलिज्म। सोशल वेलफेयर इज आल्सो एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी सोशल वेलफेयर के बिना चल ही नहीं सकती। अब मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, यही आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वेलफेयर की जो बात है वो कहां की गई है? सोशल वेलफेयर की बात कहां की गई है, कौन से पार्ट में? सोशलिज्म की बात कहां की गई, सोशल वेलफेयर की बात कहां की गई? पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो प्रॉपर उसके बारे में बात हुई है ना। फिर डीपीएसपी में, कौन से? डीपीएसपी में, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपका होमवर्क है ये कि आपने ये मेरे को कल बताना है कि डीपीएसपी में ऐसा कौन सा एक आर्टिकल है जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है। फिर आप बोलोगे मैम आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, ढंग से पढ़ोगे तो सब बिल्कुल सिलेबस में ही है, ठीक है। अब नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, नेहरू की क्या अप्रोच थी? नेहरू अगर एक सोशलिस्ट पर्सन थे तो उनका आउटलुक भी कैसा होगा? सोशलिस्ट, सोशलिज्म को लेकर। तो सबसे पहले जो नेहरू का जो एक मतलब एक स्टेप था, नेहरू की जो एक अप्रोच थी वो किस चीज को लेकर थी कि इंडिया, मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। इंडिया में कितनी स्टेट्स थी? 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो देन व्हाट हैपन, अब उनको जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सभी का, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जियोग्राफी, तो अब उनको जोड़ना मुश्किल है। लेकिन नेहरू का जो एक हमेशा यही स्टेप रहा कि जितना पॉसिबल हो हमेशा वो इसके अगेंस्ट रहे। किसके अगेंस्ट? पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि जितना मुमकिन हो उतना इंडिया को डिवाइड नहीं होने देना है, ठीक है। एंड इनटू स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज, कि छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया को डिवाइड नहीं होने देना है। इसीलिए उन्होंने किसकी बात की कि इंडिया को हमेशा हमने एक यूनियन बनाना है, ठीक है। और नेहरू ये काम खुद कर नहीं सकते थे, तो नेहरू ने किसको, एक एक्सपीरियंस्ड लीडर को ये काम सौंपा था। वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो अब नहीं डिवाइड होने देना है, तो उसके लिए स्पेशल, यस वेरी गुड, मैं चेक कर देती हूँ, ठीक है। सीखो कुछ छोटे छोटे बच्चों से, ठीक है। तो अभी ये डिवाइड नहीं होने देना है, तो आपको पता है ना, ऐसे थोड़ा ना डिवाइड नहीं होने देना। तो उसके लिए क्या होगा, जब देश में बड़े बड़े काम करने हो तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे नेहरू ने भी एक कमीशन अपॉइंट किया, और उस कमीशन का नाम क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी इन 1953। इस पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर, ठीक है।
तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953, इसको उन्होंने अपॉइंट किया, एक कमेटी बनती है। अब ये वर्ड को समझना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड क्यों यूज किया इन्होंने यहाँ पे, वाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बच्चे मैं चेक करके आपको दे देती हूँ फिर, ठीक है। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी इन 1953, रीऑर्गेनाइजेशन क्यों, देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो 565 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज करके 18 स्टेट्स बना दिया, सॉरी 14 स्टेट्स एंड 8 यूटीज बना दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप सब अलग अलग थे, ठीक है, आप अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, आपकी भाषा अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। अब सभी को जोड़ के मैंने एक ग्रुप बनाना है, तो मैं आप सभी को जोड़ के एक रूम में बिठा देती हूँ, हमारा ग्रुप अब सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। लेकिन एक रूम में आप सब बैठ के सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सभी की अपनी अपनी जगह से जुड़े हुए सेंटिमेंट्स हैं, अपने अपने डिमांड्स हैं। तो देन आप सभी सोचोगे कि हम अपने अपने लेवल पे खुद को ग्रोथ देखें, खुद की ग्रोथ की बात करोगे। तो अगर इससे ज्यादा ये ग्रोथ ज्यादा करता है तो देन इसके साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी, देन इसको देके उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारी बीच में इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे एक घर में 4 भाई होते हैं, जब उनकी शादी होती है तो देन क्या होता है कि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनकी जो वाइफ्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग एजुकेशन है उनकी, अलग अलग मतलब कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर, हर चीज अलग अलग होती है। तो जब वो देवरानी जेठानियां इकट्ठी होती हैं तो जस्ट इमेजिन तब क्या होता है, फैमिली में थोड़ा सा क्लेश पड़ता है ना, प्रैक्टिकल है, मैक्सिमम फैमिलीज में होता है। वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग जगह से है, उनका इन्वायरमेंट अलग अलग रहा है। तो यही था कि हमने सभी को 565 कितनी होती है, 100 कितने होते हैं, 200 कितने होते हैं, 300 कितना होता है, हमने 565 रियासतों को जोड़ के 14 बना दी। सोचो, हरियाणा भी इकट्ठा था, पंजाब भी इकट्ठा था, ठीक है, पंजाबी है उधर, हरियाणा के जट, फिर ये जाट लोग पंजाबी लोग इकट्ठे रह सकते हैं? तो प्रॉब्लम हुई ना। गुजरात, महाराष्ट्र ये इकट्ठे थे, समझ रहे हो। और नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेटें, नॉर्थ ईस्ट रीजन की 7 स्टेटें इकट्ठी थी। सोचो, यहाँ पे 2-2 लोग नहीं रहे सर्वाइव कर पा रहे थे, तो वो तो 7 स्टेट्स को इकट्ठे कर दिया था। तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस चीज को हम अगर नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर क्या होता है, फिर सिस्टम ज्यादा बिगड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई नेहरू फॉर्म्स ए कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, कि इन 14 स्टेट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करना है। पहले तो इकट्ठे कर दिया, अब इनकी प्रॉब्लम को सुनना है, देन उसको रीऑर्गेनाइज करना है, ताकि उनको ऐसे फील हो कि हम सभी की आवाज को सुना जा रहा है, हम सभी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई? फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई? 1952 में, ठीक है। तो अभी वो प्रधानमंत्री बन गए थे, 52 में इलेक्शन हुई, रिजल्ट आ गया, और फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कौन सी पार्टी ने डोमिनेट किया? कांग्रेस, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और हमेशा याद रखना, यही आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की डोमिनेंस के बारे में लिखो, ठीक है। तो 52 में जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो 53 में उनका कार्यकाल शुरू हो गया। तो देन उन्होंने आते ही जो प्रॉब्लम देखी उसको एड्रेस करना शुरू किया, तो कमेटी बनाई, ठीक है। अब कमेटी बनाने से क्या हुआ कि यूनिटी को स्ट्रेंथन किया उन्होंने, ठीक है। जब मैं आप सभी की आवाज सुनूंगी, आप सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी, तो देन हमारे ग्रुप में यूनिटी होगी। अगर मैं नहीं एड्रेस करूंगी, तो आपने देखा है कि मैंने जो एग्जांपल दी, उन फैमिलीज में हमेशा क्लेश पड़े ही रहते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर तुम्हें पता है कि देखो, रिहान की दादी ने अच्छे से एड्रेस किया हुआ है, तो अच्छे से स्मूथली चल रहा है सिस्टम सारा, तो वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर वो एड्रेस नहीं करें तो फिर तो हमें यहाँ पे एक अलग सा इन्वायरमेंट दिखेगा, है ना। तो ये सिर्फ हर एक फैमिली की यही प्रॉब्लम होती है, पर उसको एड्रेस किया जाता है। सेम ऐसे ही नेशन में भी होता है, ठीक है। तो यूनिटी को स्ट्रेंथन किया गया, और फिर मतलब नेहरू क्या चाहते थे, ये सारा स्टेप उन्होंने क्यों लिए, ये सब कुछ क्यों किया, ताकि हम नेशन की, इंडिया की यूनिटी को क्या कर पाए, स्ट्रेंथन। और उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट थी वो बड़ी क्या थी, फ्लेक्सिबल थी। और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि जस्ट नेशन की जो गवर्नेंस है वो स्टार्ट हो रही है, इंडिया को गवर्न करना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे रिजिड सिस्टम होता तो फिर तो मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि रिजिड सिस्टम में ऐसे भी कोई रहना पसंद करता है।
अगर मैं ही थोड़ा सा रिजिड सिस्टम रखूँ इंस्टीट्यूट का तो आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आपको पसंद ही नहीं आएगा। फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जब डिसिप्लिन चाहिए ठीक है, लेकिन जब इंजॉय करना है तो करना है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। अब जिनके बीच में बड़ा ज्यादा ही लड़ाई हो रही है, मैंने आपको बोला हरियाणा और पंजाब कभी इकट्ठे रह सकते हैं, महाराष्ट्र मराठा और गुजराती लोग इकट्ठे रह सकते हैं, तो फिर तो उनको ऑटोनॉमी तो देनी पड़ेगी ना कुछ रीजन्स को। क्यों ऑटोनॉमी देनी है? क्योंकि उसमें अकोमोडेशन, डाइवर्सिटी, अलग अलग डिफरेंस जो आ रहे हैं उनको हम अकोमोडेट कर सके, इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो इकट्ठा करने के लिए क्या होगा कि हमने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटी बनाई, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, समझ आया। यही आपको एक पॉइंट आएगा 4 मार्क्स का, यहाँ पे 2 मार्क्स का, तो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहा नेहरू का वो ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था कि बड़ा 565 रियासतें थी, तो अगर मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं अपना एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ तो उसमें मैंने बोला कि अपनी प्रॉपर्टी भी मुझे ही आप दे दो, तो आप मुझे प्रॉपर्टी दोगे? नहीं दोगे। लेकिन अगर मैं आपके आगे कुछ कंडीशन रखूं, ठीक है, तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन उसके लिए कुछ लीगल वर्क होगा उसके लिए, है ना। तो क्या हुआ कि पीसफुल तरीके से जब नेगोशिएशन हुई, बातचीत करने के बाद सब लोग एग्री हो गए, 565 प्रिंसली स्टेट्स जो है वो एग्री हो जाती हैं कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। तो देन सभी ने क्या किया, जो जो इंडिया में ज्वाइन हो रहा था उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए, एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब होता है विलय पत्र। क्या मतलब होता है? विलय पत्र। उस विलय पत्र पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ने सभी ने साइन किए, और फिर वो किसका पार्ट बन गए, इंडिया का। और 4 ऐसे तो 3 के बारे में जिक्र है, पर मणिपुर भी आता है इसमें, ठीक है। मणिपुर में आज भी प्रॉब्लम्स है। जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद में नवाब्स थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि हमेशा जो महाराजा हरि सिंह थे, फिर शेख अब्दुल्ला, ये प्रॉपर टॉपिक्स हैं आपके, मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। उसके बाद जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ में मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था, उसका नाम था महाबत खान वहां का हेड था, ठीक है। और मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन थी, और उसका रूलर जो है वो मुस्लिम है। तो उस टाइम पे सिचुएशन आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ट्स चल रहे थे, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो बिल्कुल वो कहाँ पे था, गुजरात वाली साइड, मतलब यहाँ पे था, पाकिस्तान के पास है। और ये लोग वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी वहां पे 99% लोग ही हिंदू हैं, तो वो पाकिस्तान में थोड़ा ना जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना ही किस बेसिस पे है, मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे, है ना। तो नहीं जा सकते हैं, जाएंगे ही नहीं वो लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम आई जूनागढ़ में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और मणिपुर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो मसला था वो नहीं सुलझा, वहां पे लड़ाई भी हुई, और फिर यूनाइटेड नेशन में मसला लेके चले गए जवाहरलाल नेहरू। तो देन यूनाइटेड नेशन का ये फैसला आया कि वहां पे प्लेबिसाइट होगी, ठीक है। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट कौन बताएगा मुझे? डेमोक्रेसी की 4 डिवाइसेस होती हैं। डेमोक्रेसी की कितनी डिवाइसेस होती हैं? 4। एक होती है प्लेबिसाइट, रिफरेंडम। ये रिफरेंडम वर्ड आपने कहां पे पढ़ा था? आपने ब्रेक्जिट के टाइम पे पढ़ा था 12th क्लास में। ब्रेक्जिट में रिफरेंडम हुआ था, तब ब्रिटेन ने एग्जिट किया था। पाकिस्तान में रिफरेंडम हुआ था नवाज शरीफ के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव, 9th क्लास भूल गए हो आप लोग, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। तभी कहते हैं कि 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ो, फाउंडेशन बनानी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर देना है, 6 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी क्लियर करो। उसमें साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, उसमें एसएसटी इंग्लिश सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिस्टम सेट होगा, ठीक है। तो 4 डिवाइसेस हैं डेमोक्रेसी की। प्लेबिसाइट, ये डायरेक्ट वोट है, रिफरेंडम डायरेक्ट वोट, इनिशिएटिव और ये इसमें एक स्टेप लिया जाता है, डायरेक्ट वोट है ये भी। रिकॉल को लेकर अभी इंडिया में लेटेस्ट सिस्टम चल रहा था कि अगर हम एक नेता को चुनते हैं, तो अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो देन जनता के पास एक ऐसी पावर भी होनी चाहिए कि उसको वो कुर्सी से नीचे उतार पाए, तो उसको रिकॉल भी करवाएं, भाई काम नहीं कर रहा, चल आज वापस, उसको रिकॉल भी दे पाए, ठीक है। राघव चड्ढा ने इसको लेके थोड़ा सा पार्लियामेंट में बहस छेड़ी थी,
ठीक है, आई थिंक आपको तभी मैं कहती हूँ कि संसद टीवी देखा करो, ठीक है। तो प्लेबिसाइड में क्या होता है कि वहां के प्लेबिसाइड एक ऐसी डिवाइस है कि जैसे अभी मैंने कुछ काम करना है, मैंने कुछ मतलब कि काम करना है, और देन मैं क्या करूंगी, उसमें सभी की मर्जी पूछी जाएगी, डायरेक्ट वोट लिया जाएगा कि बताओ ये काम करूं या नहीं करूं। तो आप सब उसमें डायरेक्ट वोट, कश्मीर के लोगों को डायरेक्टली पूछना था कि पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिया में जाना है, लेकिन उसकी एक कंडीशन रखी थी यूनाइटेड नेशन ने। कंडीशन ये रखी थी कि इंडिया और पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस हटानी पड़ेंगी, तो देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां पे प्लेबिसाइड होगी। ना इंडिया ने अपनी फोर्सेस हटाई, ना कभी पाकिस्तान ने हटाई, इसीलिए वहां पे कभी भी प्लेबिसाइड हुआ ही नहीं। लेकिन जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ था, और 99% वोटिंग जो है इसी फेवर में आई थी, क्योंकि मुस्लिम लोग तो थे नहीं वहां पे सारे हिंदू लोग थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें कहाँ पे, वो कहाँ रहेंगे, वो तो इंडिया में ही रहेंगे। तो मोहब्बत खान कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, और उस टाइम पे पाकिस्तान में हेड कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। और हैदराबाद में प्रॉपर थोड़ा सा स्टिक डोके, कैरेट एंड स्टिक अपनाई थी उन्होंने, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। वो वहां पे नवाब्स लोग थे। हैदराबाद में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, हैदराबाद में किसकी पॉपुलेशन थी मैक्सिमम, वो मुस्लिम्स थे, वहां पे नवाब्स थे, हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के बाद तुम किस में ज्वाइन हो जाओगे, इंडिया में, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं एश्योरेंस दे रहा था सभी स्टेट्स को, ठीक है। तो नेहरू की अप्रोच फर्स्ट रही कि उन्होंने एक कमेटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 में, और सेकंड स्टेप उनका क्या रहा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है। और इस स्टेप मतलब ये पीसफुली बातचीत करो, साइन करो, और तुम इंडिया में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे भी बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूं, क्योंकि अगर ये आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, तो आपके पास पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ये था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता में एकता। अखंडता मतलब विभिन्न प्रकार के डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, उसमें यूनिटी बना के रखना, ठीक है। अखंडता में एकता, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब नेहरू का एफर्ट यही था कि अभी देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से सेकुलर कंट्री, हमारे प्रियम्बल में भी है, वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सेकुलर क्यों है, क्योंकि इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिज्म भी मिलेंगे आपको, जैन लोग भी मिलेंगे, ठीक है। हर धर्म का यहाँ पे इंसान रहते हैं। तो इंडिया जो है ये सेकुलर है, ठीक है। ये कोई हिंदू नेशन नहीं है, ये कोई मुस्लिम नेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदू मुस्लिम हमेशा क्यों लड़ते हैं, क्योंकि हिंदू भी मेजोरिटी में है और मुस्लिम भी मेजोरिटी में। कभी आपने सुना कि सिख लोग हिंदुओं से लड़ रहे हैं, मुस्लिम से लड़ रहे हैं, जैन लोग लड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग लड़ रहे हैं, है ना, क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, वो भी तो रहते हैं यहाँ पे। लेकिन पॉलिटिक्स आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रिलीजन कास्ट एंड जेंडर करके, है ना, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, है ना। तो हमारी बेसिक फैब्रिक ही ऐसी है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो फिर आपको जड़ों को पकड़ना पड़ेगा, और जड़ ही हमारी धर्म देखिए, धर्म वो एक अलग कंसेप्ट है, वो किसी दिन फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेहरू की यही अप्रोच थी, नेहरू के जो हमेशा एफर्ट्स थे वो यही थे कि इंडिया इमर्ज हो एज अ सेकुलर स्टेट, और जो सेकुलर स्टेट बन के इमर्ज भी हो जाती है मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट बन के प्रॉपर इमर्ज कब हुई, मिड 20th सेंचुरी में। और नेहरू ने एक हीरोइक रोल इसमें पूरा प्ले किया, ठीक है। उन्होंने हमेशा किस चीज की को प्रेफर किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सब इकट्ठे होकर रहेंगे, ठीक है। और हमेशा सोसाइटी को चलाने के लिए एक नरेटिव होता है। नरेटिव मतलब कि एक बात बोली जाती है, और उस बात को, जैसे न्यूज चैनल्स है, न्यूज चैनल्स का क्या काम है, एक नरेटिव चलाना सोसाइटी में। और जो नरेटिव चल पड़ता है, सोशल मीडिया एक नरेटिव चला रहा है, हम उसी को मानते हैं, है ना। प्रोटेस्ट के टाइम पे आपने ये चीजें बड़ी देखी होंगी कि जो चीज चल पड़ती है फिर वो चल ही पड़ती है, सारे उसी को मान लेते हैं। महाभारत में एक नरेटिव था कि पांडव जो थे वो गुड थे, वो बहुत अच्छे थे, ये नरेटिव है ना। लेकिन वो कैसे अच्छे थे, अगर देखा जाए, एनालाइज करे कोई, तो वो कैसे अच्छे थे, उन्होंने तो अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया था। लड़े तो वो भी थे, जब जब उनसे गलती हो रही थी वो कह रहे थे कि भगवान थे हमारे साथ, तो कृष्ण के कहने पे हमने ऐसे किया, उन्होंने भगवान को ब्लेम कर दिया फिर। लेकिन एक नरेटिव क्या चला कि पांडव अच्छे थे, कौरव ऐसे ही थे, है ना। तो सोसाइटी में सच क्या है, झूठ क्या है, इस चीज के पीछे पागल हो जाओगे आप, समझ ही नहीं पाओगे। हमेशा सोसाइटी किसके हिसाब से चलती है,
नरेटिव के हिसाब से। रेखा मैम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, थोड़ा सा कुछ होगा रेखा मैम बुरे हैं तो बुरे हैं, एक नरेटिव चल पड़ेगा सभी वैसे ही। और कुछ मैक्सिमम लोग क्या उस चीज को जानेंगे? नहीं, क्योंकि आपने एक बच्चे ने बोला सारे उसी चीज को मानेंगे, क्योंकि वो एक नरेटिव चल पड़ा, एक नरेटिव सेट करना है। अगर आपको किसी को नीचे गिराना है तो एक नरेटिव सेट कर दो, वो गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको नरेटिव का बड़ी पता चलना चाहिए कि नरेटिव की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करो एक नरेटिव सेट कर दो, बस अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या था कि इन्होंने भी एक नरेटिव चलाया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सभी को, हम लोग, कांग्रेस है, कांग्रेस सभी का सोच रही है, कांग्रेस सेकुलर बात कर रही है, सभी को सर्वधर्म संभाव, सभी को स्थान दे रही है भारत में, तो एक नरेटिव चल पड़ा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग रीजन व्हाई कांग्रेस डोमिनेट first three general elections, because Congress set a narrative, unity in diversity. Each and every religion, caste feels secure in India, not feel secure in Pakistan, because Pakistan is a Islamic nation. So that's why people feel secure in, maximum majority of Muslims reside in India, not in Pakistan. एक नरेटिव सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब नेहरू जो थे वो हमेशा सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, और सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं है। और जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो वहां पे सोशलिज्म होगा ही होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं चीजें। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें आपस में चल रही हैं तो देन यू आर एबल टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो ये तीनों अप्रोचेस थी, ये तीनों स्टांसेस थे, ये तीन चीजें थी। फर्स्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तीसरा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये अप्रोच आ जाती है नेहरू की। ठीक है, अब कुछ बच्चों को नींद आ रही थी, कुछ बच्चों को नींद आ रही थी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब वो नींद कैसे आ सकती है, आपको नींद कैसे आ सकती है ना? ठीक है, कई बार नींद भी आ जाती है, लेकिन एकदम से नहीं होना चाहिए ना। मैंने आपको 1 घंटा पहले बिल्कुल रिलैक्स होने का टाइम भी दिया। इट्स मीन यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास। आप मेंटली मतलब आपके दिमाग ने क्या चुना, नींद को चुना, कंफर्ट जोन को चुना, तभी हम पीछे रह जाते हैं, तभी हम पीछे रह जाते हैं। अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं आपको नहीं आएगा फिर, क्योंकि जब मैंने वो चीज बताई तब आप सो रहे थे। ठीक है, वैसे याद रखना, एक आपको वो बताती हूं मैं, कहते करत करत अभ्यास के जड़ मती ते होत सुजान, रस्सी आबद जात दे सिल पर परत निशान।